माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उनके पुत्र। माता और पुत्र के इस रिश्ते का पवित्र सेतु यानी प्राकृतिक कृषि। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत, जीवामृत। आइए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्माण कैसे होता है। प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गौमूत्र, गुड़ एवं 2 दले चीजों का आटा या बेसन आदि मिलाकर यदि उसका प्रयोग किया जाए तो चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं, जिसका नाम रखा गया जीवामृत। जीवामृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री देखते हैं। 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी, मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी। आसानी से उपलब्ध इन सामग्री से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। इन सामग्री में से गुड़, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गौमूत्र का उपयोग करके ठीक से मसल कर लिक्विड जैसा बना लें। अब इन सामग्रियों को एक ड्रम में डालकर उसे लकड़ी के एक डंडे से घोलना है। ठीक से घोलने के बाद जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है। प्रतिदिन सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है। यह जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय बढ़ जाती है और भूमि के रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है। जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ दीजिए। फलों के पेड़ों के पास दोपहर 12 बजे जो छाया पड़ती है, उस छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत भूमि पर महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार में डालना है। इससे मिट्टी स्वस्थ बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर मिलती है। इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केंचुओं की संख्या बढ़ती है। प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक कृषि भूमिगत जल को भी बढ़ाती है। इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सहयोगी फसलों को भी उगाया जा सकता है। घन जीवामृत जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। इसे एक बार फिर धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है, जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनता है। एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है। इसके 1 दिन बाद संस्कारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि के जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें भूमि में हवा और नमी का बराबर संतुलन बनाया रखा जाता है। प्राकृतिक कृषि विधि केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है,
बल्कि ये कीट एवं बीमारियों के रोकथाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प देती है। फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में ही बनने वाला आदान है अग्नि अस्त्र। 5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा जिसे गाय नहीं खाती के पत्ते, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घोलें। इस घोल को 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करते हैं। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इसी तरह खट्टी लस्सी, कंडी, सौठास्त्र इत्यादि प्रभावी रूप से विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। प्राकृतिक कृषि से देश में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। हमारे पद्म पुरस्कार विजेता सुभाष जी करके हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने जीरो बजट खेती का एक विचार विकसित किया है। ये वो प्राकृतिक खेती वाला विषय है। इससे हमारी धरती मां भी बचती है, हमारा पानी भी बचता है और फसल भी अच्छी और पहले से ज्यादा होती है। मेरा आप सभी किसान साथियों को, देश भर के किसान साथियों को आग्रह है, आप हमारी बात को समझेंगे, मुझे पक्का विश्वास है आप उसको अपने खेत में लागू करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के इस शुभ अवसर पर वर्तमान खेती की दशा एवं दिशा हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी का ये अति महत्वपूर्ण आह्वान है। देश के लाखों किसानों ने इस विधि को स्थापित कर दिया है। गुजरात प्रदेश का डांग जिला तो पूरा ही प्राकृतिक खेती जिला घोषित कर दिया गया है। देश के कई गांव आज इस ओर परिवर्तित हो रहे हैं, क्योंकि इससे किसानों के जीवन में उन्नति आ रही है। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा हैं जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था, और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है, जिसके लिए हमें यूरिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी इसमें। पहले सर अगर 5000 का खर्चा हमारा आता था स्प्रे का, तो अभी हमारा 500 का भी शायद खर्चा नहीं आया है। इसलिए मैंने अपने बगीचे से शुरू करा है, पर इस साल मैं सबको बता रही हूँ कि आगे के लिए आप ही जो मैंने किया है अपने बगीचे में, आप ये स्प्रे करके देखो। दिल खुश हो जाता है सर, जब अपनी फसल इस तरह से अच्छे से आए तो दिल भी खुश हो जाता है सर। जब से प्राकृतिक खेती करनी शुरू करी है तब से सबसे पहले तो हमारी जो भूमि उसमें एकदम मुलायम हो गई भूमि। कुलथ है, माश है, दालों में राजमा है, और सर्दियों में मैंने मसूर और जौ बिजाई करी थी, गेहूँ और चना भी बिजाई करा था सर्दी में। मिलेट्स हमारे पास कोदा और कावनी है। हाँ जी, एक अपने पास कुट्टू के आटे वाला है, स्थानीय भाषा में ओगड़ा बोलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज़्यादा इसमें है। ये धान हमारे पास 2 वैरायटी का है, ये लाल वाला चावल है और ये आगे वाला जो है सफ़ेद चावल है। इसकी खासियत ये है कि ये बिना सिंचाई की होता है। ये सर जी, मेरा नाम फूल कुमार, गांव बैणी मातो, तहसील महम, जिला रोहतक। मैं प्राकृतिक खेती करता हूं। अभी हमने जब से ये प्राकृतिक खेती करी है तो इसमें हम आपको दिखाएंगे। इस खेत में हमने पंचक्षेत्रीय बाग लगाया है। इसमें सेब, किन्नू, आड़ू, आलू बुखारा, अंजीर, और ये बेड पे पूरे में हल्दी है और हल्दी के नीचे चना है। इससे हमारी केवल इंटरक्रॉप की जो इनकम है वो करीब 1 साल में 1.5 से 2.5 લાખ તક मतलब आ जाती। कोविड જેવી મહામારીની પરિસ્થિતિમાં લોકોને એ સમજ આવી કે જો આપણો ખોરાકમાં શુદ્ધિકરણ હશે તો જ આપણે બચી શકાશે। તો હવે એ લોકો સમજવા માંડ્યા છે, લોકો ઉપભોક્તા સમજવા માંડ્યા છે કે આપણે પ્રાકૃતિક ખોરાક ખાવો છે તો ત્યાં આપણે ભાવ પણ મળે છે। तो हमारा पैसा भी बचा और टाइम भी बच रहा है, और हमारी जो है खेती का, हमारी धरती माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है, और उसके साथ साथ हमारा भी स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। यही तो है आत्मनिर्भर किसान, जो ला रहे हैं गांव-गांव में समृद्धि और बना रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। प्राकृतिक कृषि, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी।
कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, गर्मियों के दिनों में पानी की कमी के कारण सब्जियां उगाना थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन यदि खेतों की तैयारी पहले से कर ली जाए और उन्नत तकनीक अपनाई जाए तो उत्पादन अच्छा होता है। तो इस बार गर्मी के दिनों में हमें कौन सी सब्जी लगानी चाहिए, खेतों की तैयारी कैसे करें और कौन सी उन्नत तकनीक अपनाएं कि आपको अच्छा उत्पादन मिल सके, इस विषय में हम आज चर्चा करेंगे। और इस विषय के संबंध में आपको जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हैं कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद से वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश कुमार वर्मा। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। साथियों, इस विषय से संबंधित यदि आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर हमें पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। आइए चर्चा की शुरुआत करें। सर, सबसे पहले तो हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि गर्मी के दिनों में कौन सी ऐसी सब्जियां इनको लगानी चाहिए जो कम पानी में भी अच्छी उपज दे सके। जी हाँ, गर्मी में अधिकतर जितनी सब्जियां हैं वो कद्दू वर्गीय सब्जियां बहुत ज़्यादा होती हैं। जी कद्दू वर्गीय सब्जियों में पानी की आवश्यकता कम होती है जी और इसके अलावा अपन भिंडी, बरबट्टी और फ्रेंच बीन या जिसको बोले ग्वारफली, इसको लगा सकते हैं। जी जी कद्दू वर्गीय सब्जी में तोरई है, टिंडा है, लौकी है, करेला है, जी खीरा है, तरबूज है, खरबूज है ना। इसके अलावा कुंदरू और परवल, ये सब्जियां हैं जिसकी अपन खेती कर सकते हैं। जी जी सर, ये सब्जियों को लगाने के लिए किस तरह की मिट्टी का चुनाव करें और खेत को किस तरह से तैयार करें। देखिए, ये जितनी भी कद्दू वर्गीय सब्जियां होती हैं ये बेल वाली फसलें होती हैं जी और ज़मीन से इनका बढ़ावार ऊपर की ओर ज़्यादा होता है। जी तो बारिश में जब भी लगाते हैं कद्दू वर्गीय सब्जियां और गर्मी में लगाते हैं, जी। तो गर्मी में जब भी लगाते हैं तो बेल जो है ऊपर नहीं चढ़ाना है, उसको अच्छा। ज़मीन में ही रखना है। जी जी तो उससे क्या होता है, पानी की आवश्यकता भी कम हो जाती है हमें। और दूसरा, जो फल है वो काफ़ी अच्छे आकार के होते हैं और नुकसान भी नहीं होते। जी जी इसके लिए खेत की तैयारी की जहाँ तक बात है तो कोशिश करें किसान भाई, समतल अगर खेत हो उनके पास उपलब्ध हो, जी जहाँ पर पानी की निकास की पर्याप्त सुविधा हो। अच्छा पानी अगर भरेगा तो फल को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, फल गलन का रोग लग जाता है, जी है ना। तो जल निकास की उत्तम व्यवस्था हो और कोशिश करें कि 4 से 5 मीटर चौड़ी जी। नालियाँ बना लें। जी जी उसमें नालियाँ जो बनाएं तो नालियों के जो ऊपर वाले हिस्से में बीज की बुआई करें, जी जी है ना। नीचे वाले हिस्से में पौध की बढ़ावार होगी, जी। फूल और फलन आएगा। जी जी सर, बीज बोने से पहले उसका बीजोपचार भी जरूरी होता होगा। जी हाँ। तो बीजोपचार कैसे करें हमारे किसान भाई। जी हाँ, कद्दू वर्गीय जितनी सब्जियां हैं उसकी बीज काफ़ी मोटी होती है, हार्डी प्रवृत्ति की होती है, तो आसानी से जल्दी जर्मिनेट हो जाए इसके लिए अपने को 6 से 12 घंटे उसको पानी में डुबा कर रखना चाहिए। जी है ना। जैसे आप लौकी का बीज की बुआई कर रहे हैं तो कोशिश करें कि 6 घंटा पहले उसको पानी में अच्छी तरह से डुबा दें। जी उसके बाद सीधे, या तो 2 तरीके हैं इसके लगाने के, या तो आप सीधे खेतों में रोपाई करें या दूसरा पॉलीथीन बैग में तैयार कर लें। अगर आपकी रबी की फसल अभी तैयार नहीं हुई हो जी। और आपके पास 20 से 25 दिन का समय हो जी तो कोशिश ये करें किसान भाई, पॉलीथीन बैग में पौध तैयार कर लें। जी जी तो आपको 1 महीने का समय मिल जाएगा जब तक जो दूसरी फसल है वो पूरी तरीके से पक ना जाए। जी जी जैसे ही 1 महीने हो जाए, कोशिश करें कि पॉलीथीन जो बैग है उसमें 2 भाग मिट्टी लें जी और 1 भाग रेत लें और 1 भाग गोबर या वर्मी कंपोस्ट की खाद लें, अच्छा है ना। इसमें 1 बीज डालें और उससे पौध तैयार कर लें, जी है ना। 25 से 30 दिन में पौध तैयार हो जाता है। जी जी उसको सीधे आप खेत में रोपाई कर सकते हैं। जी तो इसमें आपकी बढ़ावार भी अच्छी होगी और खेत की तैयारी के लिए भी पर्याप्त समय मिल जाएगा और दूसरी फसल के लिए समय आपके पास उपलब्ध रहेगा। जी जी सर, इसकी बुआई की उन्नत तकनीक क्या है, कैसे पौधों से पौधों की दूरी होनी चाहिए और कैसे लगाना चाहिए कि ये पौधे की बढ़वार अच्छी हो। जी हाँ, ये पौधे की दूरी काफ़ी बेल वाली फसल होती है तो पौधों की जो ऊंचाई है जी ज़मीन में जो फैलेगा वो 2 से 3 मीटर के आसपास रहता है। जी जो कुछ फसल ऐसी हैं जैसे तोरई, चिकनी तोरई है, वो 1 मीटर की दूरी पर लगा सकते हैं हम। जी जी और लौकी है, करेला है, ये 1.5 मीटर की दूरी पर आप लगा सकते हैं। जी जी और जो ज़्यादा फैलने वाली हैं जैसे कद्दू है, जी ये 2 से 3 मीटर की दूरी पर आपको लगाना पड़ेगा, जी 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 है ना। तो सर, एक साथी का फ़ोन सुन लें पहले। जी हाँ। हेलो हेलो हेलो
आप दीदी नमस्कार। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? मैं सिरोबांधा बेमेतरा से भुवन भाई जांगड़े बोला था। जी जांगड़े जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? डॉक्टर साहब ने भी नमस्कार है। नमस्कार। डॉक्टर साहब से मोर सवाल है कि इसे अपन ग्रीष्मकालीन सब्जी बीज में लगाता जी, तो कई बार रोपित करता नहीं लगाता तो बहुत देरी से जानते तो हम ऐसे काल भी अपनाना चाहिए कि जल्दी से अंकुरित होगा और जल्दी पौधा जाए। जी 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 सर, जी हाँ जी हाँ। अब भी आपको बताया मैं कि कद्दू वर्गीय जो सब्जियां हैं जिसकी बीज का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो कड़ा होता है, इसीलिए इसको गार्ड फसल भी बोलते हैं, जिसमें आसानी से रोग और कीट नहीं लगता। तो आपको जल्दी अगर जमाना है तो 5 से 6 घंटा कम से कम आप पानी में भिगा के रखिए उसको, है ना, सिंपल पानी में, कुनकुना पानी मत करिए। कुनकुना पानी करेंगे तो और जल्दी आ जाएगा, लेकिन वो फटने का डर रहता है अगर तापमान ज़्यादा हो गया तो। आप साधारण जो पानी है उसमें 6 घंटे आप डुबाइए, उसके बाद आप सीधे रोपित करिए। चाहे आप खेत में लगाएं चाहे पॉलीथीन बैग में लगाएं, तो आपका 1 सप्ताह पहले इसमें अंकुरण आ जाएगा। जी जी सर, गर्मी में सबसे ज़्यादा समस्या पानी की ही होती है, जी तो इसमें सब्जियों में जल प्रबंधन कैसा हो कि कम पानी में सब्जियां अच्छी तरह हो सके? हाँ, कोशिश ये करें कि ये काफ़ी दूर दूर लगता है, मतलब बाकी जो फसल है टमाटर बैगन मिर्ची है वो नज़दीक में लगता है, कद्दू वर्गीय सब्जियां या ग्रीष्मकालीन सब्जियां काफ़ी दूर दूर में लगती है। तो पानी की पर्याप्त सुविधा अगर आपके पास है तो थाला पद्धति से आपको सिंचाई देना पड़ेगा। अगर आप थाला पद्धति से नहीं दे सकते और कम क्षेत्र में कर रहे हैं तो आपको हजारा के माध्यम से एक एक पौध में जाकर सिंचाई करना पड़ेगा, अगर कम क्षेत्र में लगा रहे हैं तो। अब बड़े क्षेत्र में लगा रहे हैं तो बहुत सारे किसान भैया आजकल ड्रिप में लगाते हैं, स्प्रिंकलर में लगाते हैं, लेकिन स्प्रिंकलर की उपयोग आप 30 से 45 दिन तक कर सकते हैं। जैसे उसमें फूल और फल आए तो आप उसमें स्प्रिंकलर का उपयोग नहीं कर सकते हैं, है ना, ड्रिप के माध्यम से आप लगा सकते हैं। जी जी सर, पौधों की बढ़वार में खाद प्रबंधन या पोषण प्रबंधन हम कह लें बहुत अहम होता है, जी तो कब कब खाद डालनी चाहिए, कितनी डालना चाहिए कि बढ़वार अच्छी हो? हाँ जी हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। देखिए दूर दूर वाली फसल है इसलिए खाद की मात्रा इसमें काफ़ी कम लगती है जी। इसमें अगर 1 हेक्टेयर की बात करें तो 100 किलोग्राम नत्रजन, 50 किलोग्राम स्फुर और 50 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है जी। जिसमें नत्रजन की आधी मात्रा और पोटाश और स्फुर की पूरी मात्रा। अच्छा। ये बुआई के समय जब भी आप बीज बुआई कर रहे हैं या खेत की तैयारी के बाद इसको सीधे खेत में जहाँ पर आप फसल लगा रहे हैं उस थाले में डालना है जी जी। और बची हुई नत्रजन की मात्रा पहली जो है 25 से 30 दिन बाद और दूसरी जब फूल आना चालू हो जाए उस समय आप उपयोग कर सकते हैं जी जी। इसमें एक और चीज़ है कि पादप वृद्धि नियामक का उपयोग होता है। अच्छा। है ना, कद्दू वर्गीय जितनी सब्जियां हैं इसमें मादा फूल और नर फूल अलग अलग आते हैं जी जी। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि मादा फूलों की संख्या ज़्यादा हो जिससे हमको ज़्यादा फल प्राप्त हो सके जी जी। है ना, तो इसके लिए आप पादप वृद्धि नियामक है इथ्रेल 50 ppm का उपयोग आप कर सकते हैं जी। जब 2 से 4 पहले एक साथी का फोन जी हाँ जी। हेलो 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 हेलो। हाँ हेलो। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? हेलो। हाँ जी नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं उग्रसेन साहू बोल रहा हूँ सरायपाली से। जी साहू जी, पूछिए क्या पूछना है आपको? हाँ सर हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ मैं उग्रसेन साहू बोल रहा हूँ सर। हाँ साहू जी बोलिए। सरायपाली से। जी जी जी, प्रश्न पूछिए। हाँ जी सर, मुझे तरोई लगाना है सर, तरोई के बेल जी जी हाँ, तरोई लगाना है सर जी हाँ, जी जी। तो तरोई के लिए लगाने के लिए कौन सी किस्म अच्छी है अभी? हाँ हाँ, तरोई देखिए 2 प्रकार की तरोई होती है, एक चिकनी तुरई होती है और एक धारीदार तुरई होती है। तो आप चिकनी तुरई लगा रहे हैं तो पूसा चिकनी तुरई आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और धारीदार वाला लगा रहे हैं तो पूसा नजदार होती है किस्म, ये बहुत अच्छा है। आप इसकी 3 से 4 किलोग्राम 1 हेक्टेयर के लिए, मतलब 1 एकड़ आपको लगाना है तो कम से कम 1.5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी जी जी। सर हम बात कर रहे थे कि किस तरह से पोषण प्रबंधन किया जाए। हाँ, पोषक प्रबंधन के तो पादप वृद्धि नियामक की मैं बात कर रहा था।
तो पादप वृद्धि नियामक का उपयोग करने से मादा फूलों की संख्या हमारी काफ़ी बढ़ जाती अच्छा। है। तो उससे क्या होता है कि फूल और फल ज़्यादा आते हैं अच्छा। और अपने को पैदावार ज़्यादा मिलता है। अच्छा। ये बहुत ज़रूरी है कद्दू वर्गीय सब्जियों में। अगर आप पादप वृद्धि नियामक का उपयोग नहीं करेंगे तो नर फूलों की संख्या काफ़ी मात्रा में बढ़ जाएगी और उत्पादन आपको कम मिलेगा। जी। दूसरी बात ये है कि इसमें जैसे बहुत सारे किसान भाई हैं तरबूज और खरबूज भी लगाते हैं। जी, जी। है ना, तरबूज और खरबूज नदी के कछारों में लगाते हैं, किनारे पे लगाते हैं। तो उसके लिए भी विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है किसानों को। कोशिश ये करें कि पानी का बहाव जब भी आए तो बहुत ज़्यादा ना आए। जब आपकी पौधावार की बढ़ावार हो रही हो तो पानी का बहाव अगर आ जाएगा तो फसल को काफ़ी नुकसान करता है। जी, जी। तो ये भी कोशिश करें कि जी, जी, जी। सर, एक और समस्या है कीट या रोग की, जो कि फसल को प्रभावित करती है। तो गर्मी की सब्जियों में कौन कौन से रोग या कौन कौन से कीट है जो फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं और हमारे किसान भाई किस तरह से बचें? जी हाँ, देखिए कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं और गर्मी वाली जो फसल है जी। इसमें प्रकृति की देन है, बहुत कम कीट और रोग लगते हैं। जी। फिर भी अगर एक डाउनी मिल्ड्यू करके बीमारी होती है जी, जी। या पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी होती है जिसमें पत्तियों के ऊपर हिस्से में सफ़ेद रंग के चकत्ते बनते हैं। जी, जी, हाँ। ये होता है पाउडरी मिल्ड्यू में। और डाउनी मिल्ड्यू में ऊपर से पत्तियां नीचे की ओर सफ़ेद रंग के धब्बे पड़ते हैं। जी, जी। तो ये दोनों फंगस से होती है। जी। अगर अपन बीज का उपचार सही तरीके से करें जी। कार्बेंडाजिम से या मैंकोजेब से तो आपको इससे काफ़ी समस्याओं का निदान मिल जाता है। जी, जी। सर, और कौन कौन से कीट है जो प्रकोप कर सकते हैं? हाँ, एक लाल कीट बहुत ज़्यादा होता है ना, रेड पम्पकिन बीटल जिसको बोलते हैं। जी, जी। इसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। किसान भाई इसमें ध्यान दें। लाल रंग का कीट होता है जिसमें धारीदार उसमें काले रंग के धब्बे रहते हैं। जी, जी। ये एक बीमारी होती है जो कीट होता है जो बहुत ज़्यादा फल को नुकसान करते हैं। जी। तो कोशिश ये करें कि जब भी किसान भाई एक एरिया में आप लगा रहे हैं, एक क्षेत्र में लगा रहे हैं, तो आप सुबह जब भी आप भ्रमण के लिए निकलें खेत में तो कोशिश करें कि अगर वो कीट दिखाई दें तो उसको मैनुअल अगर मार सके तो बहुत अच्छा है। बहुत शुरुआत स्थिति में अगर मैनुअल आप कर दें तो बहुत अच्छा है। अगर बहुत ज़्यादा प्रकोप है आपके खेत में तो कार्बोफ्यूरान नामक एक दवा होती है, 3 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। इससे क्या है, उस क्षेत्र में लाल कीट नहीं आता। एक और होता है फल गलन, है ना, फल गलन करके एक रोग होता है। तो ये समस्या होती है जहाँ पानी का भराव ज़्यादा होता है। जी हाँ। है ना, तो कोशिश करें किसान भाई कि ऐसे क्षेत्र में लगाएं या ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पानी का भराव ना हो। अगर आप पानी डाल रहे हैं, अगर कोई क्षेत्र ऐसा है आपका जहाँ पर पानी भरता हो, जल निकास की पर्याप्त सुविधा ना हो, तो कोशिश करें कि जल निकास को जितनी जल्दी हो सके निकाल दें। अगर नहीं निकालेंगे तो फल और फूल का गलन की समस्या हो जाती है। तो ये सिर्फ पानी को निकास करने से। और दूसरा, अगर आपका बहुत ज़्यादा पानी रुक रहे हैं तो वहाँ नार या जो बेल होता है उसको आप ऐसा रखें कि उस क्षेत्र से प्रभावित ना हो, पानी से प्रभावित ना हो। जी, जी, जी। सर, बहुत बार ये होता है कद्दू वर्गीय फसलों में कि फल छोटे छोटे लगते हैं और गिर जाते हैं। जी हाँ। इसकी क्या वजह है, इससे कैसे बचा जाए? हाँ, यही है। देखिए, इसमें क्या है, किसान भाई मतलब ये नैसर्गिक गुण होता है। शुरू में कद्दू वर्गीय सब्जियां जितनी भी होती हैं उसमें 7 से 8 नोड होता है। जहाँ पत्तियाँ आती हैं। तो इसमें हमेशा ये होता है कि नर फूलों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। है ना, तो अगर वो नर फूल बने तो वो गल के गिर जाएंगे या थोड़ा बढ़ने के बाद वो गिर जाएंगे। उसके बाद जो भी नोड आएंगे उसमें मादा फूलों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। तो वो रुकता है ना। तो हमेशा कोशिश, इसीलिए पादप वृद्धि नियामक का उपयोग किया जाता है कि आपकी नर की फूलों की संख्या को कम करे और मादा के फूलों की संख्या को बढ़ाए। जी, जी, जी। सर, हम प्राकृतिक खेती की भी बात कर रहे हैं, तो रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करके हम और कैसे, कौन से खाद का अपनाएं कि हमारी फसल अच्छी हो? जी हाँ, आजकल शासन के द्वारा बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी उपयोगिता बढ़ती जा रही है। है ना। हमारे राज्य सरकार के द्वारा वर्मी कंपोस्ट का
बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, नाडेप खाद है, वर्मी कंपोस्ट खाद है, जी जी या गोबर की खाद है, जी जी है ना, या वर्मी वॉश है, इसका उपयोग करके किसान भाई खाद की उपयोगिता को कम कर सकते हैं जी और प्राकृतिक खेती या को जैविक खेती को बढ़ावा देने दे के लिए सकते इसका उपयोग कर सकते हैं। जी जी। डॉक्टर सतीश वर्मा, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों को बहुत ही उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नया विषय नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आज आज्ञा दीजिए, नमस्कार। Thank you.